नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति पर बीजेपी का बड़ा आरोप है। पैसे के बदले दिल्ली में ठेके बांटे गए हैं। पहली बार कमीशन सरकार ने तय किया, चुनिंदा लोग तय किए गए। आबकारी नीति में दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है। घोटाले का पैसा पंजाब चुनाव में लगाया गया। आपका असली चेहरा सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनिंदा लोग तय किए गए। आबकारी नीति में दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है। तो लगातार बीजेपी आबकारी नीति को लेकर के हमलावर है दिल्ली में, और इसी के साथ साथ मौजूदा केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ये स्टिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोले गए वो बात, और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ये स्टिंग देखने के बाद पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, लगातार आबकारी नीति को लेकर के मौजूदा सरकार को घेरा जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने अपना पक्ष रखा और साफ तौर में एक स्टिंग जारी किया और साफ तौर उसमें दिखाया जा रहा है कि इस स्टिंग में एक व्यक्ति घोटाले में करीब आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का दावा किया जा रहा है। और भाजपा ने कहा कि इस वीडियो से केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है। हालांकि तमाम तरीके की ये बातें भी कही गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया और जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि किससे कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, ये सारे चीजें उजागर हो गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनाव में उपयोग किया गया। तो ये गंभीर जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया। ये भी कहा गया कि अरोड़ा ने कहा है कि 5-5 करोड़ रुपए तक की जो फीस मिनिमम निर्धारित 5 करोड़ के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि छोटा मोटा प्लेयर ना आने पाए। तो ये सब तमाम बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि स्टिंग वीडियो जारी किया गया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाइयां हुई हैं, पिछली बार आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को खंगाला गया, सीबीआई जांच पहुंच गई और तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों ओर से चलती रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक स्टिंग वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है, आप बने रहिए पीयूष, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और दिल्ली से अगली खबर बता रहे, लखीमपुर में रेप के बाद हत्या का मामला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करती है सरकार, महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये बेहद विचलित करने वाली घटना है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को रिहा करती है सरकार, ये ठीक माहौल नहीं उत्पन्न करता, महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती ऐसे माहौल में। ट्वीट हम आप खा रहे हैं जो राहुल गांधी ने किया है। लखीमपुर में दिन दिहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा, ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। पीयूष तिवारी लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, लखीमपुर में जो हुआ उसको लेकर के विपक्ष हमलावर है मौजूदा सरकार पर, और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी आजकल
ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ क्या कुछ बड़ी घटना हो रही है, तो लखीमपुर पर उन्होंने भी ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, देखिए लखीमपुर में जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और तमाम तरीके के बातें निकलकर सामने आई, कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है और लगातार दबी दी जा रही है और सरकार कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आरोपियों की रूह कांप जाएंगे। ऐसे में तमाम जो विपक्षी दलों के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो नेता हैं या कांग्रेस पार्टी की बात करें, कई कांग्रेस नेताओं ने ये ट्वीट किया और साथ राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया है और साधारण साफ तौर पर अधिकारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करवाने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमें अपने बहनों और बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी तब नहीं बोलते हैं जब राजस्थान में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। जब भी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो राहुल गांधी खुलकर सामने आते हैं, लेकिन राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो इस पे कांग्रेस पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से लखीमपुर मामले को लेकर लगातार हमलावर हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को कई दिनों बाद कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिला है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा जा सके और यही कारण है कि आज राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से इस घटना की निंदा भी की है और सरकार पर कड़े सवाल भी उठाए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम इस जानकारी के लिए। इधर न्यूज वन इंडिया की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां दोनों सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले थे। घटनास्थल से देखिए मनीष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गन्ने के खेतों के बीच में से वो उन दोनों युवतियों को लाया गया था। तो हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रास्ता सा बना हुआ मिलेगा आपको, कुछ जो घासें हैं वो टूटी हुई आपको ज़रूर नज़र आएंगी यहाँ पे। पर बात करेंगे अगर तो हो सकता है कि जब बॉडी को रिकवर करने के लिए पुलिस आई हो, पुलिस की टीम आई हो, तो ये घासें यहाँ पे आप देख सकते हैं टूटी हुई हैं, दबी हुई हैं कि ये घटना के पहले की है कि घटना के बाद जब उस बॉडी को रिकवर किया गया है उसके बाद की है, ये भी एक जांच का विषय होगा। क्या यहाँ से मिला है, क्योंकि लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है यहाँ पे और बारिश में देखा जाता है कि जो एविडेंस होते हैं, जो प्राइमा फेसिस एविडेंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और उनको कैसे पुलिस ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कैसे देखा था, कैसे जांच की गई थी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब पुलिस यहाँ पे आई थी उसके पहले कौन लोग आए थे, उसके पहले कौन कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे शव को देखा था और कौन लोग थे जो सबसे पहले यहाँ पे शव के पास आए थे, जिन्होंने इत्तला की थी परिवार वालों को या यहाँ के ग्रामीणों को कि जो 2 युवतियाँ गायब, जिन्हें बताया जाता, जो 2 युवतियाँ थी जो गायब हो गई थी, वो यहाँ पे पाई गई थी। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उस जगह पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उस जगह पे पहुँचे हैं और ये एरिया है, ये वो पेड़ है जहाँ पे जो बॉडी थी उसको यहाँ पे लटकाया गया था और ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं। इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहाँ से बॉडी कब गई थी। ये वो पेड़ है जहाँ पे उस पेड़ से उन दोनों किशोरियों की जो बॉडी है वो पाई गई थी, जिनकी उसमें जो सबसे बड़ी जो किशोरी थी, जो 17 साल जिसकी उम्र बताई जाती थी, उसकी बॉडी के जो दुपट्टा था उससे यहाँ पे किया गया था। उसके बाद यहाँ से उस बॉडी को रिकवर किया गया था और यहाँ पे निकाला गया था। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि जो पूरा एरिया है ये हालांकि पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया, क्योंकि यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, देखा जाएगा कि किस तरह था, कौन यहाँ पहले आया था, किस तरह की सूचना मिली थी और किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया था। और न्यूज़ वन इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको न्यूज़ वन इंडिया यहाँ पे दिखाते हुए नज़र आएगा। लखीमपुर खीरी के निघासन से कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। लखीमपुर में रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेरा। न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से घटनाएं हो रही हैं और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
और साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी है। सर, लखीमपुर में जो दुखद घटना हुई है, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से 2 बहनों को लटका दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस कह रही है कि कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई, करीब करीब 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। देखिए, ऐसा है कि ये पूरी घटना आदित्यनाथ के प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर करता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आज उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। आए दिन ऐसी घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनती हैं। कहीं 10 साल, कहीं 6 साल, कहीं 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और इतना ही नहीं, थाने पर अगर दुष्कर्म पीड़िता पहुंचती है तो दरोगा उसके साथ बलात्कार करता है। ये घटनाएं सामने आई। ललितपुर ले लीजिए, चंदौली में देखिए, एक परिवार के अंदर घुस के एक बेटी को मार दिया। तो इसलिए अगर जरा सी भी शर्म आदित्यनाथ जी के अंदर और उनकी सरकार के अंदर भाजपाइयों में है तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं और इस मामले में जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करें। और दूसरा, बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी इसको देखें, क्योंकि कई मामलों में तो मैंने खबरें पढ़ी हैं पिछले दिनों, जहां पर कि एफआईआर पे कार्रवाई नहीं हुई तो बेटी ने जहर खा के अपनी जान दे दी। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सर, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन का रवैया एक निकम्मेपन का रवैया रहा और पुलिस प्रशासन का रवैया घटना के बाद भी तानाशाही पूर्ण रहा। क्योंकि वहाँ भीड़ में बैठ के जिस तरीके से वहाँ का एसपी बोल रहा है, धमकाने की भाषा कि आग लगाना है तो लगा दो और मैं तो न्याय संगत कार्रवाई करूँगा। क्या न्याय संगत कार्रवाई की भाई आपने? आपको सही समय पर किडनैपिंग के मामले की सूचना दी गई, आपने कोई कार्रवाई की? 2 बच्चियों की जान चली गई, कोई कार्रवाई की? तो ये ऐसे दबंगई और गुंडागर्दी की भाषा अगर प्रशासन बोलेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि उनसे कोई न्याय संभव है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आरोपियों पे ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। यही तो हाथरस में भी बोला था। हुआ कुछ? यही तो हर कार्रवाई, हर घटना के बाद यही बोलते हैं लोग, रूह कांप जाएगी। और अरे इतनी बड़ी घटना हुई है, कार्रवाई क्या पहले किया आपने और क्या आगे आप करेंगे वो आपके कार्रवाई के तरीके से तय होगा। जब अभी ही आपकी ये भाषा है प्रशासन की तो क्या न्याय देंगे आगे? आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या आम आदमी पार्टी के कुछ नेता परिवार वालों से मिलने गए हैं या हमारे मिलने जाने वाले? अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं सूरज प्रधान जी और उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल वो गया हुआ है लखीमपुर खीरी और उनसे बात करके आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे तरीके से फेलियर उनका रहा है और निश्चित तौर पर प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ दिल्ली से अगली खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी है। चुनावी तैयारी को लेकर के जेपी नड्डा का हिमाचल का दौरा है। 4 दिन के दौरे पर हिमाचल जाएंगे जेपी नड्डा। 18 सितंबर को सोलन जाएंगे जेपी नड्डा। 19 सितंबर को बिलासपुर, 20 सितंबर को मंडी में चर्चा होगी। 21 को कांगड़ा में रहेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। 18 सितंबर को पहले सोलन का उनका दौरा है और 19 सितंबर को बिलासपुर, 20 सितंबर को मंडी में चर्चा है। पटना से अगली खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बिहार का दौरा है और चंद्रशेखर आजाद ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार और देश की राजनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर चंद्रशेखर आजाद ने बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बिहार के दौरे पर हैं। बिहार और देश की राजनीति पर नीतीश कुमार से विस्तार से चर्चा की है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर चंद्रशेखर आजाद ने बधाई दी है। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ मनोज कुमार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। मनोज कुमार, चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री से मिले हैं। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ, कौन सी बातें हुई, क्या इस मुलाकात का मकसद? देखा जाए तो जो चंद्रशेखर आजाद जो वहाँ पे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने तारीफ भी की कि चलिए इस बार महागठबंधन से आप आ चुके हैं। और जहां तक रहा है, जिस प्रकार अभी नीतीश कुमार अभी जो चर्चा में बने हुए हैं कि पीएम के उम्मीदवार होंगे, तो इस चीज को लेकर भी उन्होंने वहां पे ढेर सारी बातें वहां पे हुई कि इस बार जितनी भी विरोधी दल है सब लोग एकजुट होकर आपको वहां पे बनाया जाएगा पीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए जी, उनकी पार्टी जो है चंद्रशेखर जी की, ये भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है नीतीश कुमार को और पीएम उम्मीदवार को लेकर ही वहां पे वो आए थे। इसलिए कि जब ये दिल्ली गए हुए थे
उस क्रम में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई चंद्रशेखर जी से। उसके बाद जब वो बिहार दौरा में आया, और जाहिर सी चीज है बिहार मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, यदि कोई दल के लोग आते भी हैं यहाँ पे तो एक शिष्टाचार मुलाकात जिसे कहा जाता है, तो उस शिष्टाचार मुलाकात के तहत उन्होंने मुलाकात भी करना मुनासिब था। तो इस तरह भी वो किए और अपने जितने भी कार्यकर्ता थे उनको भी उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद इस प्रकार की पीएम उम्मीदवार को लेकर जो सारे विरोधी दल एक हुए हैं, इसमें चंद्रशेखर जी ने भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पूरा विश्वास आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी चाहूंगा कि इस बार बिहार से आप जाएं और पीएम पद पर के लिए उम्मीदवार के तौर पर रहें, और जहां सहयोग होगी वहां सहयोग किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के पेठिया प्रखंड पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता से जनसंपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोठिया प्रखंड से मैंने राजनीति की शुरुआत की है। जब मैं राजनीति में ABCD सीख रहा था तब से मेरा ताल्लुकात यहां से रहा है। अब एक आवारा को पूछ रहे हैं कि क्यों घूमते हो, है ना। मैं बिहार का, मेरी पार्टी ने मुझको बिहार का सदर बना दिया है, और ये जो पोठिया की सरजमीन रही है, इसने शुरू दिन से जब मैंने सियासत में अलिब्बे सीखा तो उस वक्त तक मेरी इज्जत दी है। मिलने वाले दोस्त और अहबाब का है, संगठन के लोग हैं, है ना। पार्टी के MLA जीते थे, हार गए हैं, लोगों को कुछ मायूसी भी थी। पार्टी के साथ हादसा हुआ है, बहुत सारे नौजवानों को खदशा था कि मेरी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। इन्हीं तमाम तर सिलसिलों को लेकर मिलने के लिए निकले हैं कि भाई MIM के जो लोग हैं, हमारी लड़ाई तो कुर्सी की लड़ाई, वजारत की लड़ाई नहीं रही है। MIM की लड़ाई है सीमांचल के पिछड़ेपन की लड़ाई, यहाँ के नदियों के, यहाँ के सैलाब की, यहाँ की बेरोजगारी की, यहाँ गुर्बत की, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम रवादारी है उसको ख़त्म करने के लिए जो ताकत उठी है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उसी के लिए अपनी फौज को फिर से संगठित कर। और राजस्थान से अगली खबर आपको बता रहे, CM अशोक गहलोत का सवाई माधोपुर का दौरा है। दोपहर 3 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेंगे CM अशोक गहलोत और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में शिरकत भी करेंगे। CM गहलोत के सवाई माधोपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेंगे CM अशोक गहलोत, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। और CM गहलोत के सवाई माधोपुर के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। CM अशोक गहलोत का सवाई माधोपुर का दौरा है, दोपहर 3 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेंगे, ब्लॉक स्तरीय समापन समारोह में शिरकत करेंगे। और इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हिंदी दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें CM अशोक गहलोत शामिल हुए। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की कवायद जारी है, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके। हालांकि हम लोग 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को, जितने आप लोग परिवार हैं, सबको 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं सबको। जितने भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, वो भी ऑफलाइन पढ़ाई कर सके, सारी योजनाओं का लाभ ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके जो इस दुनिया की, क्योंकि आजकल तो नॉलेज इज पावर। नॉलेज है वो पावर है, नॉलेज ही वेल्थ है। पंजाब से अगली खबर, मोगा में बीजेपी मनाएगी सेवा सप्ताह। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। 17 सितंबर को देश भर में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 सितंबर को देश भर में PM मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। पंजाब से बड़ी खबर, मोगा में बीजेपी बनाएगी सेवा सप्ताह। संजीव कुमार अरोड़ा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए मोगा से। संजीव, कैसी तैयारियां पंजाब भर में देखते हैं कि बीजेपी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी, विशेषकर मोगा में?
संजीव, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी पंजाब में भी कर रही है। मोगा में बीजेपी मनाएगी सेवा सप्ताह और प्रदेश भर में सेवा की जाएगी लोगों की। राजनांदगांव शहर में पहली बार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के सहयोग से वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम में किया गया, जहां पर एम्स के 2 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया। इस अवसर पर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इस शिविर में एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर सहित 2 दर्जन से अधिक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर और जिले के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम को, एम्स रायपुर को, इस अभिलेख फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे राजनांदगांव में अपनी सर्विसेज देने का मौका मिला और ये एक बहुत अच्छा नोबल कार्य है, बहुत अच्छा कार्य लगता है। डॉक्टर्स अपनी सेवाएं अस्पताल में तो दिन रात देते ही हैं, लेकिन जब बाहर निकल के और अलग तरह की समस्याएं से वो अवगत होते हैं, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय बहुत लोकप्रिय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो हमको हमेशा मार्गदर्शन पहले भी देते आए हैं, और विधायक जी श्री संतोष पांडे जी, उनसे भी हमारी हमेशा इंटरेक्शन रहती है, और आपके अग्रहारी फाउंडेशन के मिस्टर सचिन अग्रहारी और उनका पूरा परिवार, और हमारी पूरी ये डॉक्टर्स की टीम है जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, तो ये प्लस इसके बाद उनको यहाँ के भी जो CMHO साहब हैं उनकी भी टीम का सपोर्ट है। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक ऐतिहासिक काम किया गया है। ऐसे तो सचिन पहले भी ऐसे सेवा काम में लगा रहा, मगर इस बार लार्ज स्केल में ये हेल्थ शिविर है, जिसमें न केवल रायपुर मेडिकल कॉलेज के बल्कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ डॉक्टर, उनके डायरेक्टर नागरकर सहित 30 डॉक्टरों की टोली आई है, नर्सिंग स्टाफ की टोली आई है, और यहाँ की स्थानीय डॉक्टर भी उसमें सेवा में लगे हैं। मुझे लगता है कि ये सेवा का कार्य, और इसका फ़ायदा ये होगा जैसे 500,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग होने के बाद बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। दुर्ग जिले के धमदा विकासखंड के ग्राम पंचायत पेंड्री तराई की महिला सरपंच द्वारा बड़े भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत धमदा अनुविभागीय दंडाधिकारी ब्रजेश क्षत्रिय से की गई है। शिकायतकर्ता उबारन बघेल ने बताया कि महिला सरपंच लक्ष्मी यादव ने ग्राम पंचायत से अपने पति और रिश्तेदारों के नाम से फर्जी बिल लगाकर चेक जारी कर लाखों रुपयों का घपला किया है।